अचुन, तुम फिर से बेवकूफ बन गए। मैं नशे में नहीं हूं, बस तुमसे मजाक कर रहा था। झाओ वेनकाई अचानक उठ बैठा और लापरवाही से बिस्तर के पास वाला लैंप जला दिया। शराब के असर से उसका चेहरा लाल हो गया था, जो हल्की पीली रोशनी में और भी ज्यादा साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी तेज नजरें एकदम स्पष्ट थीं। ये सुनिश्चित होने पर कि वह नशे में नहीं था, वांग चुन ने राहत की सांस ली और उठकर बैठ गया। तुम्हारे मुंह से शराब की गंध आ रही है, इसलिए मुझे लगा कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। झाओ वेनकाई ने धीरे से अपने अंगूठे से वांग चुन के गाल को सहलाते हुए प्यार से कहा, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरे लिए थोड़ी सी सहानुभूति दिखाओ। मैंने कब तुम्हारी परवाह नहीं की है। वांग चुन को हंसी भी आए और झुंझलाहट भी। आखिर बिस्तर से उठकर पानी का गिलास लेने के लिए बैठक में जाना, उसने झाओ के साथ बच्चे जैसा व्यवहार किया था। झाओ ने उसे रोका नहीं, बल्कि अपनी स्थिति सुधारी और हेडबोर्ड से टिक गया। उसने अपनी जेब में टटोला और एक सिगरेट निकाली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास लाइटर नहीं है, इसलिए उसने उसे बेडसाइड टेबल पर फेंक दिया और अपनी कनपटी रगड़ी। उस शाम उसने वाकई काफी शराब पी ली थी। हालांकि वह नशे में नहीं था और उसमें अभी भी आत्मनियंत्रण था, फिर भी उसे अब काफी चक्कर आ रहे थे। वांग चुन गर्म पानी का गिलास लेकर अंदर आया। थोड़ा पानी पी लो, इससे तुम्हारे पेट को आराम मिलेगा। झाओ वेनकाई ने स्वाभाविक रूप से कप उठाया और कुछ ही पलों में पानी पी गया। कप को बेडसाइड टेबल पर रखने के बाद उसने वांग चुन को अपने पास बुलाया। ये देखकर वह तुरंत आए और उसकी बाहों में सिमट गई। झाओ वेनकाई को ये हमेशा अच्छा लगता था। बैठते ही वह वांग चुन को अपनी बाहों में भर लेता और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका देता। वांग चुन को भी यह एहसास बहुत अच्छा लगता था, मानो वे अपने बेफिक्र स्कूली दिनों में लौट आए हों। हालांकि वह जानती थी कि जीवन का वह दौर अब बहुत दूर बीत चुका है। कभी कभी वांग चुन सोचती थी कि अगर झाओ वेनकाई ने अपने पिता का कारोबार नहीं संभाला होता, अगर उसने एक साधारण जीवन व्यतीत किया होता, तो क्या उसके पास उसके लिए अधिक समय होता और कम सिरदर्द होते। उसकी भौहें सिकुड़ती देख झाओ वेनकाई ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? नहीं, वांग चुन ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज आप थकी हुई लग रही हैं, चलिए कल बात करते हैं। अकाई के होश में आने पर घर के मामले पर चर्चा करना बेहतर होगा। वरना अगर कल सुबह उठने के बाद अकाई सब कुछ भूल गया तो अच्छा नहीं होगा। झाओ वेनकाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं न तो नशे में हूं और न ही नींद में। अभी बोलो, अगर नहीं बोले तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। वांग चुन ने देखा कि वह सचमुच सो नहीं रहा है, इसलिए उसने नखरे से कहा, याओ घर खरीदना चाहती है। मुझे चिंता है कि उसे जगह नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप उसकी मदद करें। झाओ वेनकाई ने चेहरे पर एक शरारती भाव लिए मुंह बनाया। व्यंग्य भरे लहजे में उसने पूछा, क्या उसने तुम्हें मेरी मदद मांगने का सुझाव दिया था? वांग चुन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, अचुन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, बाहर के लोग धोखेबाज हो सकते हैं। तुमसे संपर्क करने वाले कई लोगों के गुप्त इरादे होते हैं। देखो, टोंग याओ की चालाकी का पर्दाफाश हो गया है ना? इस बार वह तुमसे घर दिलाने में मदद मांग रही है। अगली बार वह तुमसे कुछ और काम करवाएगी। जब तक उसे मौका मिलेगा, वह तुम्हारे साथ अपना रिश्ता नहीं छोड़ेगी। अकाई, तुमने याओ याओ को गलत समझा है। वांग चुन ने तुरंत समझाया, याओ याओ मुझसे मदद नहीं मांग रही है। मैं आज उसके साथ खरीदारी करने गया था और मैंने देखा कि उसका घर बहुत तंग है। इसलिए मैंने मदद करने की पेशकश की। उसने मुझसे घर के बारे में कभी बात नहीं की। झाओ वेनकाई ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसकी निगाहों में खतरे का हल्का सा भाव था। तुम्हें मदद मांगने पर मजबूर करना, वह काफी चालाक है। वांग चुन ने देखा कि अकाई ने टोंग याओ के बारे में अपना मन बना लिया था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे समझाए। उसने घबराकर कहा, अकाई, हर कोई उतना बुरा नहीं होता जितना तुम सोचते हो। याओ याओ ने मुझसे कभी कोई मदद नहीं मांगी। इसके विपरीत वह मेरे प्रति बहुत दयालु रही है। मैंने उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा था। झाओ वेनकाई ने जवाब दिया, अचुन, तुम बहुत भोले हो। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ जाए। मुझे यकीन है कि याओ याओ मेरी सच्ची दोस्त है। वांग चुन ने सिर उठाया, उसके गाल पर चुंबन किया और नजाकत से बोली, अकाई, मैंने याओ याओ से वादा कर दिया है। क्या आप उसकी मदद करेंगे? मेरा कभी कोई करीबी दोस्त नहीं रहा। अब जब आखिरकार मेरा एक दोस्त है, तो अगर वह मुझसे मदद मांगे तो मैं मना नहीं करूंगी। दोस्त की मदद करना मुझे बहुत खुशी देता है।
झाओ वेनकाई काफी बेबस थी। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और आह भरते हुए कहा, अगर तुम्हें बाद में पता चले कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो मेरे पास रोते हुए मत आना। याओ याओ मुझे कभी धोखा नहीं देगी। वांग चुन ये जानते हुए कि झाओ वेनकाई मदद करने के लिए राजी हो गया है, तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, अकाय, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा मुझे कोई लाड़ प्यार नहीं करता। कभी कभी वांग चुन झाओ वेनकाई के बिना जीवन के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। उसे संदेह होता था कि क्या वह उसके बिना जी पाएगी। झाओ वेनकाई ने अपनी नाक पकड़ी और कहा, अगर मुझे मदद करनी है तो पहले उससे मिलना होगा, है ना? उसने पहले भी कई बार टोंग याओ से मिलने की गुजारिश की थी, लेकिन वांग चुन ने हर बार मना कर दिया था। उसे डर था कि कहीं वह टोंग याओ को डरा न दे। झाओ वेनकाई खुद को बेबस और थोड़ा ईर्ष्यालु महसूस कर रहा था। टोंग याओ को जानने के बाद से वांग चुन हमेशा उसके बारे में बात करती रहती थी और यहाँ तक कि उसके लिए घर से अच्छा खाना लाने के बारे में भी सोचती थी। वे बहनों से भी ज्यादा करीब थीं। जैसे जैसे ये सब होता गया, झाओ वेनकाई की बेचैनी बढ़ती गई। वह जानना चाहता था कि टोंग याओ असल में किस तरह की इंसान है। अगर वह जानबूझकर वांग चुन के करीब आ रही थी तो वह उन्हें लंबे समय तक साथ नहीं रहने देगा। जरूरत पड़ने पर वह टोंग याओ को क्योटो से बाहर निकालने की कोशिश भी करेगा। झाओ वेनकाई के लिए वांग चुन पर आकर सीमा तय हो गई थी। उन्हें नाराज करना तो बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन वांग चुन को नाराज करना एक गंभीर मामला था। वांग चुन ने खुशी से कहा, बिल्कुल। याओ याओ के पति भी कल आ रहे हैं। पिछली बार आप मुझे जिस रेस्टोरेंट में ले गए थे वह बहुत अच्छा था। चलो कल वहीं मिलते हैं। याओ याओ को भी वहां का खाना जरूर पसंद आएगा। अगर तुम हर समय टोंग याओ के बारे में सोचते रहोगे तो शायद मैं अपना मन बदल लूं। झाओ वेनकाई ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा। जाओ और नहा लो, सुबह के 2 बज चुके हैं। वांग चुन झाओ वेनकाई को खींचकर शावर में ले गया। दोनों नवविवाहितों की तरह हंस रहे थे। सर्दी की शुरुआत की सुबह की ठंडक महसूस होने लगी थी। लोग सड़कों पर भाग दौड़ कर रहे थे, हर कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दौड़ रहा था। हमेशा की तरह लिन मान काम के लिए अस्पताल पहुंची। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा कि सी चेन और सर्जरी विभाग के प्रमुख प्रवेश द्वार पर बातें कर रहे हैं। लिन मान की निगाहें चमक उठीं। सीधे देखते हुए वह सी चेन की ओर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ी, रुकने का कोई संकेत नहीं दिया, भले ही वह उससे टकराने ही वाली थी। अगले ही पल वह सीधे एक मानव दीवार से टकरा गई। लिन मान ने आउच की चीख मारी और सी चेन की बाहों में गिरने ही वाली थी कि उसके सिर के ऊपर से सर्जरी प्रमुख की आवाज सुनाई दी, ध्यान से चलो। सुबह सुबह इतनी बेचैनी किस बात की है? लिन मान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और सीधी खड़ी हो गई। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि सर्जरी विभाग का प्रमुख उसे गंभीरता से देख रहा था, जबकि सी चेन पहले ही दूसरी तरफ जा चुका था। सर्जरी विभाग के प्रमुख अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे और उन्हें लापरवाही से काम करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। गलती करने वाले हर व्यक्ति को उनकी फटकार का सामना करना पड़ता था और बिना किसी अपवाद के सभी को यह फटकार सहनी पड़ती थी। यहाँ तक कि डीन भी उनकी डांट से नहीं बच पाते थे। लिन मान की प्रतिक्रिया भी तुरंत थी। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं वार्ड 207 में भर्ती एक मरीज के बारे में सोच रही थी और मेरा ध्यान भटक गया। सर्जरी विभाग के प्रमुख ने उसे एक नज़र देखा और कुछ नहीं कहा। शल्य चिकित्सा विभाग के निदेशक से कुछ देर बात करने के बाद सी चेन अपने कार्यालय लौट आए। ये देखकर लिन मान जल्दी से उनके पीछे पीछे अंदर चली गईं। उन्होंने पहले चिकित्सा ज्ञान से संबंधित कुछ सरल प्रश्न पूछे, फिर बातचीत को व्यक्तिगत मामलों की ओर मोड़ दिया। मैंने पहले शियाओहुई और सोंग यू के लिए नौकरी ढूंढी थी, जिसे उन्होंने कुछ समय तक किया, फिर असंतुष्ट होकर दूसरी नौकरी कर ली। सोंग यू अब मेरे भाई की कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रही है, जबकि शियाओहुई एक रेस्तरां में कैशियर है। हालांकि वेतन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन काम आसान है और इससे उनके खर्चे पूरे हो जाते हैं। शियाओहुई पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई है। वह एक बार आपके परिवार के वार्ड में भी आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस समय आप घर पर थे या नहीं। किसी ने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। जब लिन मान सी शियाओहुई के बारे में बात कर रही थी तो उसने सी चेन के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन न देखकर उसे उसके विचारों के बारे में संदेह हुआ और उसने उसे समझाने की कोशिश की, डॉक्टर सी, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे पक्का नहीं पता कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं। आखिर शियाओहुई आपकी बहन है, आप दोनों खून के रिश्तेदार हैं।
अगर आपको लगता है कि यह बात नहीं कहनी चाहिए तो मत कहो। सी चेन ने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा। अभी काम का समय है। काम से जुड़ी बातों के अलावा आपको मुझसे किसी और बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा शियाओहुई और सोंग यू के मामलों में आपकी भागीदारी आपकी मर्जी है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिन मान ने सोचा था कि सी शियाओहुई की मदद करने से सी चेन का उसके प्रति रवैया बेहतर हो जाएगा, लेकिन वह पहले की तरह ही उदासीन बना रहा। इस दौरान वह कभी कभार अस्पताल में सी चेन के सामने आती थी, कभी जानबूझकर नजदीकी नहीं बढ़ाती थी, हमेशा सामान्य सहकर्मियों की तरह स्वाभाविक व्यवहार करने की कोशिश करती थी। उसे लगा कि उनका रिश्ता बेहतर हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी कोरी कल्पना थी। लिन मान को अचानक अंदर से थोड़ा असंतुलित महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सी चेन इतनी उदासीन क्यों थी। उसे नहीं लगता था कि वह टोंग याओ से किसी भी तरह से बदतर थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह टोंग याओ के बाद आई थी, या फिर इसलिए कि पुरुष स्वभाव से ही उस चीज को पसंद करते हैं जो उनके पास नहीं होती और उसे बेहद आकर्षक पाते हैं, जैसे कि शीयान के मामले में। ये सब सोचते हुए लिन मान का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, डॉक्टर सी, मैं और शियाओहुई दोस्त हैं, इसलिए मैंने उसकी मदद की। मुझे लगा कि भाई बहन होने के नाते आप उसकी हालत को लेकर चिंतित होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। चूंकि आप सुनना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं आगे से आपको कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहकर वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसकी टक्कर हेड नर्स से हो गई जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। डॉक्टर सी, नीचे एक आपातकालीन मरीज है और स्थिति बहुत गंभीर नहीं है। हेड नर्स के वाक्य पूरा होने से पहले ही सी चेन ने अपना कोट पहन लिया और बाहर निकल गया। पहली मंजिल की लॉबी में काफी भीड़ थी, जो सी चेन को आते देख तितर बितर हो गई। सी चेन के साथ आपातकालीन विभाग का डॉक्टर भी मौजूद था। उसी समय नर्स आपातकालीन ट्रॉली को धकेलते हुए आगे बढ़ रही थी। कई जांचों के बाद पता चला कि मरीज कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके मस्तिष्क के पिछले हिस्से में चोट आई थी। स्थिति आशाजनक नहीं थी, आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता थी। इस बात की प्रबल संभावना थी कि मरीज कोमा जैसी स्थिति में चला जाएगा। और इस ऑपरेशन के मुख्य सर्जन सी चेन थे। उन्होंने मरीज के परिवार से मुलाकात की और मरीज की स्थिति के बारे में बताया। मरीज की पत्नी फैंग शियुजिन, बेटा झाओ वेन्यू और भतीजा झाओ वेनकाई उपस्थित थे। सी चेन की बातें सुनकर फॉन्ग शियुजिन का चेहरा भयानक हो गया। मानो आसमान गिर पड़ा हो। उसने सी चेन का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। डॉक्टर साहब, कृपया हर हाल में मेरे पति की जान बचाए। मेरे परिवार के लिए पैसा कोई मुद्दा नहीं है, हम जो भी खर्च आएगा वह करेंगे। झाओ वेन्यू ने आगे कहा, जब तक मेरे पिताजी को बचाया जा सकता है, हम कुछ दुष्प्रभावों को स्वीकार कर सकते हैं। उनके पहनावे से ही सी चेन समझ गया था कि ये लोग साधारण नहीं हैं। लेकिन उसकी नज़र में सभी जीवन बराबर थे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सर्जरी के कुछ जोखिम हैं। चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सर्जरी के लिए सहमति पत्र है। ये सुनकर फॉन्ग शियुजिन ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन झाओ वेनकाई अचानक आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर तीखे स्वर में बोला, आंटी, मेरा सुझाव है कि हम अस्पताल बदल लें। मुझे अपने चाचा की जान एक ऐसे डॉक्टर के भरोसे सौंपने में सहज महसूस नहीं हो रहा है जो मुझसे छोटा है और जिसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। यह इस समय तक फॉन्ग शियुजिन की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अपने भतीजे के शब्दों को मन में लिए हुए वह डगमगाने लगी। ये देखकर झाओ वेन्यू ने झाओ वेनकाई को घूरते हुए कहा, माँ, अब समय आ गया है। डॉक्टर ने हमें बताया है कि पिताजी की हालत बेहद नाजुक है और अगर हमने अभी सर्जरी नहीं करवाई तो ये बहुत खतरनाक होगा। हालांकि वह चिंतित था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। अगर देरी जारी रहती तो उसके पिता को सर्जरी का मौका मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती। उसके पिता ने उसे बताया था कि उनके पास झाओ वेनकाई के खिलाफ कुछ सबूत हैं और वह जल्द ही उससे शेयर छीन लेंगे और उसे कंपनी से बाहर निकाल देंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता का इतनी जल्दी एक्सीडेंट हो जाएगा। यह मामला जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं था। उसे अपने पिता के होश में आने का इंतजार करना होगा, तभी उसे पूरी बात समझ आएगी। अस्पतालों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव देकर झाओ वेनकाई स्पष्ट रूप से कुछ गलत इरादा रख रहे थे। झाओ वेनकाई ने कहा, चाचा को अनुभवहीन डॉक्टर के हवाले करना और भी खतरनाक होगा। अगर आप अस्पताल बदलना नहीं चाहते तो हम किसी अनुभवी डॉक्टर से सर्जरी करवा सकते हैं।
मैंने सुना है कि इस अस्पताल में डॉक्टर डोंग नाम के एक बहुत ही कुशल डॉक्टर हैं, अगर वे सर्जरी कर सके तो बेहतर होगा। डॉक्टर डोंग आज छुट्टी पर हैं, सी चेन ने शांत भाव से उत्तर दिया। मरीज की हालत गंभीर है। अगर आप हिचकिचाते रहे तो हालात बिगड़ सकते हैं। झाओ वेन्यू ने आग्रह किया, माँ जल्दी करो और इस पर हस्ताक्षर करो। ये कहते हुए उसने झाओ वेनकाई को घूरते हुए कहा, यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालों के बारे में पता नहीं है। एक बार मेरे पिताजी जाग गए तो तुम्हारे दिन गिने चुने रह जाएंगे। झाओ वेनकाई ने ताना मारते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आप लोग इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बस आपको इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ हो भी जाए तो आपको पछतावा होगा। फॉन्ग शियुजिंग मानसिक उथल पुथल की स्थिति में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अंततः अपने बेटे के आग्रह पर उसने दांत पीसकर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अत्यधिक घबराहट के कारण नाम लिखने के तुरंत बाद उसके पैर लड़खड़ा गए, जिससे वह लगभग बेहोश हो गई। झाओ वेन्यू चौंक गई, लेकिन सी चेन ने कहा, वह बस बहुत उत्साहित है। कुछ देर आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगी। आप उसे आराम करने के लिए ले जा सकते हैं। ये सुनकर झाओ वेन्यू ने जल्दी से अपनी मां को वहां से जाने में मदद की। वहीं झाओ वेनकाई ने उन्हें बस एक उदासीन नजर से देखा और हिले तक नहीं। कुछ दूर जाने के बाद वह सी चेन के पास गया और उसके बैच पर लिखे नाम को देखकर शांत स्वर में बोला, डॉक्टर सी, सही कहा ना। इस तरह के ऑपरेशन की सफलता दर बहुत कम होनी चाहिए और थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है ना? सी चेन ने भौहें चढ़ाईं। ये देखकर कि सी चेन उसकी बात समझ गया है, झाओ वेनकाई मुस्कुराया, उसके कंधे पर थपथपाया और बोला, डॉक्टर सी, मुझे लगता है आप समझदार हैं। आपको मेरा मतलब समझ आ गया होगा। इस तरह के ऑपरेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होना आम बात है। बस ऑपरेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और ज्यादा जोर न लगाएं। अगर सर्जरी असफल हो जाती है तो हम आपको दोष नहीं देंगे, बल्कि आपको मुआवजे के तौर पर अच्छी खासी रकम देंगे। मैंने जो पहले कहा था उसे दिल पर मत लें। मेरा मतलब आपको निशाना बनाना नहीं था। सी चेन ने बिना किसी भाव के झाओ वेनकाई की निगाहों में देखा और उदासीनता से कहा, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। झाओ वेनकाई को लगा कि सी चेन उसकी बात समझ गया है और वह खुश लग रहा था। डॉक्टर सी, मुझे लगता है कि आप बहुत होनहार हैं। मैं रेंजी अस्पताल के डीन को जानता हूं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप वहां 3 से 5 साल के भीतर निदेशक का पद प्राप्त कर लेंगे, झाओ वेनकाई ने कहा। झाओ वेनकाई ने सीधे सीधे कुछ वाक्य कहे और फिर बोले, डॉक्टर सी, जल्दी से सर्जरी कीजिए। दबाव महसूस न करें। आपका काम पूरा हो जाने के बाद हम बाकी बातों पर चर्चा करने के लिए समय तय कर लेंगे। सी चेन ने बिना किसी भाव के झाओ वेनकाई की ओर देखा, फिर तुरंत मुड़कर ऑपरेशन रूम में प्रवेश किया। झाओ वेनकाई को सी चेन के रवैये से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की थी जो शोहरत और फायदे के लिए ढूंढ करते थे और चापलूसी करते थे। इन फायदों के आगे कोई झुकता नहीं। अपने चाचा को बचाना आसान काम नहीं था। इसके विपरीत उन्हें कुछ दुर्घटनाओं का शिकार बनाना तो बस कुछ उंगलियों के इशारों का मामला था। उन्होंने देखा कि सी चेन एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो फायदे और नुकसान का आकलन करने में असफल नहीं होगा। इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजों पर एक नज़र डालते हुए झाओ वेनकाई मुड़ा और बाहर चला गया। सर्जरी इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, इसलिए उसे वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने कहा कि अंकल का एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अब वो कैसे हैं? झाओ रोनवेई की कार दुर्घटना में घायल होने की खबर सुनकर वांग चुन चौंक गई। कुछ ही दिन पहले जब उसने झाओ रोनवेई को देखा था तो वह बहुत खुश था और हंस रहा था। अब अचानक वह अस्पताल में जीवन मरण से जूझ रहा था, जिससे हर कोई दंग रह गया। झाओ रोनवेई एक हंसमुख शेर की तरह थे। वांग चुन को देखते ही वे हमेशा बहुत उत्साहित हो जाते थे, हमेशा उन्हें एक अच्छी भतीजी बताकर उनकी प्रशंसा करते थे और झाओ वेनकाई को उनसे अच्छे से पेश आने के लिए कहते थे। पारिवारिक व्यवसाय संबंधी मामलों को एक तरफ रखते हुए वांग चुन वास्तव में इस चाचा को पसंद करता था। वांग चुन की सदमे और चिंता की स्थिति के विपरीत झाओ वेनकाई बेहद शांत थे, यहाँ तक कि उनके लहजे में थोड़ी सी उपहास की झलक भी थी। हालात काफी गंभीर हैं और उनके बचने की संभावना कम है। मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं ताकि आप उन्हें देख सकें और अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। यह आपके प्रति उनकी झूठी दयालुता का हमारा बदला होगा। वांग चुन। झाओ वेनकाई हमेशा उसके सामने कहता था कि चाचा अच्छे इंसान नहीं है और उनका उसके प्रति दयालु व्यवहार सिर्फ दिखावा है।
उसने उससे कहा कि चाचा की बातों पर आसानी से विश्वास न करे और उनके प्रति कोई भावना विकसित न करे। वांग चुन जानती थी कि वे पर्दे के पीछे साजिश रच रहे हैं, इसलिए उसे झाओ वेनकाई की बात गलत नहीं लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। हालांकि अब जब जीवन दांव पर लगा हुआ था तो झाओ वेनकाई की उदासीनता उसे कुछ हद तक समझ से परे लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि अपने ससुर के निधन के बाद से झाओ वेनकाई उसके अलावा बाकी सभी के प्रति उदासीन हो गई थी। झाओ वेनकाई ने वांग चुन के हैरान चेहरे को देखा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताया। जब तक वे अस्पताल पहुंचे, ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अस्पताल पहुंचने के बाद ही वांग चुन को पता चला कि उसके चाचा को उसी अस्पताल में भेजा गया था जहां सी चेन काम करता था। वांग चुन ने कहा कि चूंकि उनके चाचा अस्पताल में थे और शायद वे उस रात अपने डिनर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। अकाय, अब जब अंकल का एक्सीडेंट हो गया है तो हम आज रात याओयाओ से नहीं मिल पाएंगे। संयोग से याओयाओ के पति इसी अस्पताल में काम करते हैं। मैं परिवार के प्रतीक्षालय में जाकर याओयाओ को बता देता हूँ। झाओ वेनकाई और झाओ रोनवेई के बीच चाहे जिस तरह की पीठ पीछे छुरा घोंपने की घटनाएं चल रही हो, उन्हें फिर भी दिखावा बनाए रखना जरूरी था। अंकल के होश में आने से पहले उन दोनों को अस्पताल में ही रहना चाहिए। दोस्तों के साथ खाना खाने जाना ठीक नहीं होगा। झाओ वेनकाई ने थोड़ा आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, टोंग याओ के पति का नाम क्या है? उसका नाम सी चेन है, वांग चुन ने कहा। झाओ वेनकाई ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह अविश्वसनीय है कि चीजें कितनी संयोगवश हो सकती हैं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आज जिनसे उनकी मुलाकात होगी वे टोंग याओ के पति होंगे। ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर उनकी मदद कर रहे हों। झाओ वेनकाई की बातों से वांग चुन असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा, अकाय, क्या तुम सी चेन को जानते हो? झाओ वेनकाई हल्के से हंसते हुए बोले, ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरे चाचा का ऑपरेशन किया था। क्या संयोग है? वांग चुन थोड़ा हैरान हुआ और फिर बोला, तो फिर मुझे अभी जाकर याओयाओ को बताना होगा। आज रात उनके पास हमसे मिलने का समय तो बिल्कुल नहीं होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, झाओ वेनकाई ने कहा। मेरे चाचा की सर्जरी लगभग पूरी हो चुकी है। चूंकि हमने पहले ही योजना बना ली है, इसलिए अब इसे रद्द करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि सी चेन मेरे चाचा के मुख्य सर्जन हैं, इसलिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्हें रात्रिभोज पर आमंत्रित करना उचित होगा, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो या तार्किक रूप से। लेकिन चाचाजी की स्थिति को देखते हुए वांग चुन कुछ हिचकिचा रही थी। अगर सर्जरी सफल नहीं हुई तो दोस्तों के साथ रात का खाना खाना उनके लिए उचित नहीं होगा। झाओ वेनकाई ने वांग चुन के कंधे पर थपथपाते हुए उसे धीरे से आश्वस्त किया, मेरे चाचा की समस्या की चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। आज रात तुम्हें बस मेरे साथ खाना खाने आना है। तुम्हारे लिए अच्छा दोस्त बनाना दुर्लभ है, इसलिए अन्य मुद्दों के कारण मिलने का मौका मत गंवाओ, क्योंकि इससे हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। वांग चुन कहना चाहती थी कि टोंग याओ खाने पर उससे नाराज नहीं होगी, खासकर इसलिए कि अगर कोई अप्रत्याशित पारिवारिक आपात स्थिति आ जाए तो सब समझ जाएंगे। लेकिन झाओ वेनकाई को इतनी उत्सुकता से जाते देख और यह सोचकर कि सी चेन उसके चाचा के ऑपरेशन का मुख्य सर्जन था, उसने बहस करना बंद कर दिया। दोनों कुछ देर तक आपातकालीन कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़े रहे और जल्द ही झाओ वेन्यू वहां आए और लड़खड़ाती हुई फोंग शियोजिन को सहारा दिया, जिसकी बाह में अभी भी आईवी का इंजेक्शन लगा हुआ था। आंटी। वांग चुन दौड़कर फोंग शियोजिन के पास गई और उसे दिलासा देते हुए बोली, आंटी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। अंकल को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिला है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बचाव कक्ष के कसकर बंद दरवाजे को घूरते हुए फोंग शियोजिन की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह सिसकते हुए बोली, आपके चाचा बिल्कुल ठीक थे, उन पर अचानक ऐसी विपत्ति कैसे आ पड़ी? चाहे ये दुर्भाग्य हो या कोई जानबूझकर इसके पीछे हो, पिताजी के जागने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। झाओ वेन्यू ने झाओ वेनकाई को गुस्से से घूरा। वांग चुन को अचानक अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई और उसने अचेतन रूप से झाओ वेनकाई की ओर मुड़कर देखा। झाओ वेनकाई वांग चुन के पास गई, उसका छोटा हाथ पकड़ा और फिर झाओ वेन्यू से कहा, अगर तुम्हें चाचा की कार दुर्घटना में कुछ संदिग्ध लगता है तो सीधे पुलिस को फोन करो। पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच करेगी। तुम्हारे यहाँ अंदाजे लगाने से कहीं बेहतर यही होगा। झाओ वेन्यू ने दांत पीसते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पिताजी के जागते ही मैं पुलिस को जरूर फोन करूंगा। जिसने भी उन्हें चोट पहुंचाई है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं यही देखने का इंतजार कर रहा हूं। झाओ वेनकाई ने एक हाथ से वांग चुन का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ अपनी जेब में डाल लिया। वह शांत और निडर दिख रहा था, मानो उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो।
झाओ वेनकाई के आत्मविश्वास से पूर्ण और निर्भीक रवैये को देखकर झाओ वेन्यू का चेहरा तरबूज के छिलके की तरह लाल हो गया। उसने झाओ वेनकाई को घूर कर देखा, लेकिन उससे निपटने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। झाओ वेनकाई से संबंधित सभी सबूत उसके पिता के पास थे। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पिता के पास किस तरह के सबूत हैं, लेकिन उसे यह अंतर्ज्ञान था कि उसके पिता की दुर्घटना आकस्मिक नहीं थी। इसका संबंध निश्चित रूप से झाओ वेनकाई से होगा। पहले पिताजी ही हर बात का फैसला करते थे। अब निर्णय लेने वाले व्यक्ति की अचानक हुई दुर्घटना के बाद उसे झाओ वेनकाई के प्रति गहरी शत्रुता महसूस हो रही थी और वह एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, बस अपने पिताजी के जागने का इंतजार कर रहा था। फोंग शियुजिन, जो अपने दैनिक जीवन में सिर्फ एक गृहिणी थी, को किसी भी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसके पति ही सारे फैसले लेते थे। अब जब उनके पति की हालत गंभीर थी तो उनके बिना वह एक लकवाग्रस्त प्रणाली की तरह हो गई थी, सोचने में असमर्थ। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा अपने बेटे और भतीजे के बीच लगातार चल रही दुश्मनी के कारण उसके पास अपने बेटे की बातों पर विचार करने का भी समय नहीं था और वह पूरी तरह से अपने पति की हालत पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ऑपरेशन कक्ष में लगातार बत्ती जल रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों में घबराहट का भाव पैदा हो रहा था, सिवाय झाओ वेनकाई के, जो पूरी तरह से आश्वस्त लग रहा था। झाओ वेनकाई का आत्मविश्वास झाओ वेन्यू को और भी बेचैन कर रहा था। अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने अस्पताल से डॉक्टर को बदलने के लिए क्यों नहीं कहा। झाओ वेनकाई को इतना शांत देखकर क्या उसके और डॉक्टर के बीच कोई समझौता हुआ होगा। झाओ वेनकाई ने वर्षों से अनेक लोगों से संपर्क साधा था, जिनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग शामिल थे। वह हर चीज को अपने हिसाब से ढालने में पूरी तरह सक्षम था। अगर ऐसा था तो उसके पिता के जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। झाओ वेन्यू जितना बेचैन महसूस करता गया, उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती गई और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पिता का आपातकालीन कक्ष में ऑपरेशन हो रहा था और वह केवल ईश्वर की कृपा पर ही भरोसा कर सकता था। वांग चुन को भी कुछ बेचैनी महसूस हुई। झाओ वेन्यू के शब्दों में सही अर्थ से कहीं अधिक कुछ छिपा हुआ प्रतीत हुआ। ऐसा लगता है कि मेरे चाचा की कार दुर्घटना का संबंध अकाई से था। अगर ऐसा है तो क्या अकाई ने अपराध नहीं किया है? अपनी चिंताओं के कारण उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। झाओ वेनकाई ने उसकी असामान्य स्थिति को देखा और किसी और बहाने से उसे बाहर ले गया। जब वे बाहर ऐसी जगह पहुंचे जहां कोई नहीं था, तो वांग चुन, जो बेचैन लग रही थी, ने झाओ वेनकाई का हाथ पकड़ लिया और पूछा, पब फ्यूचर विज्ञापन। अकाई, क्या अंकल की कार दुर्घटना का तुमसे कोई लेना देना है? झाओ वेनकाई हंसते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोली, नासमझ लड़की, ज्यादा मत सोचो। अंकल के कार एक्सीडेंट का मुझसे क्या लेना देना है? हालांकि कंपनी में अंकल और मेरे बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन मैं कोई अपराध तो बिल्कुल नहीं करूंगी। हमारे परिवार के पास खूब पैसा है और हमारी हर इच्छा पूरी होती है। मुझे किस बात की कमी हो सकती है? झाओ वेन्यू की बातों से अब भी असहज महसूस कर रहे वांग चुन ने कहा, लेकिन वेन्यू। झाओ वेनकाई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वेन्यू हमेशा से मुझसे झगड़ता रहा है। वह दूसरों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तुम ये जानती हो, अब जब चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी मुझ पर हमला करने की ताकत कम हो गई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मुझ पर कीचड़ उछालेगा। तुम्हें इस पर यकीन नहीं होता है ना? अचुन, क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? क्या तुम भी झाओ वेन्यू की तरह हो और मानती हो कि मैं हत्यारा हूँ? जब उसने आखिरी वाक्य कहे तो वह थोड़ा दुखी लग रहा था, जिससे वांग चुन को लगा कि वह कुछ हद तक अनुचित व्यवहार कर रही है। सही, उसका अकाई ऐसा कैसे कर सकता है? भले ही पूरी दुनिया अकाई पर विश्वास न करती हो, उसे उस पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। उसने माफी मांगते हुए कहा, अकाई, मुझे माफ कर दो, मुझे दूसरों की बातों के आधार पर तुमसे सवाल नहीं करना चाहिए था। आप तो बहुत दयालु हैं। झाओ वेनकाई इस बात से नाराज न होते हुए उसका हाथ पकड़कर बोले, चलिए पहले जाकर देखते हैं कि मेरे चाचा कैसे हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हाँ, वांग चुन ने सिर हिलाया। दोनों अंदर जाने के लिए मुड़े और एक युवा नर्स से उनकी सीधी टक्कर हो गई। इस अप्रत्याशित टक्कर के कारण वांग चुन लगभग गिर ही गया। झाओ वेनकाई ने वांग चुन का समर्थन किया और भौहें चढ़ाकर फटकार लगाई, तुम इस तरह से कैसे देखते हो? मैं माफी मांगती हूँ। माफ कीजिए। लिन मान बार बार माफी मांग रही थी। वह बहुत तेज दौड़ रही थी और कोने के आसपास मौजूद लोगों पर उसका ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं,
वांग चुन ने धीरे से जवाब दिया और अपना सिर हिलाया। वह आगे इस मामले को उठाने की योजना नहीं बना रही थी। झाओ वेनकाई ने जब देखा कि वांग चुन से टकराने वाला व्यक्ति एक नज है तो उसने और कुछ नहीं कहा और वांग चुन को आगे ले गई। लिन मान ने राहत की सांस ली। उस आदमी की आभा बहुत शक्तिशाली थी और उसके सूट की कीमत ही कम से कम 1000 युआन होगी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सौभाग्य से उसने बात आगे नहीं बढ़ाई, वरना इस बार उसकी नौकरी चली जाती। वे दोनों कुछ देर के लिए ही बाहर गए थे। जब वे आपातकालीन कक्ष में लौटे तो बचाव कक्ष का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और न तो झाओ वेन्यू और न ही फोंग शियुजिन वहां मौजूद थे। वांग चुन ने असमंजस में पूछा, क्या मेरे चाचा का ऑपरेशन खत्म हो गया है? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए झाओ वेनकाई चिंतित दिखाई दिए। जैसे ही एक नर्स बाहर आए, वो तुरंत उसके पास गए और पूछा, जिस मरीज की सर्जरी हो रही थी उसका क्या हुआ? नर्स ने यह मानकर कि वे परिवार के सदस्य हैं और मरीज को लेकर उनकी चिंता कम करने की इच्छा से जवाब दिया, उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्जरी सफल रही? क्या सर्जरी सफल रही? झाओ वेनकाई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, सर्जरी बहुत सफल रही, नर्स ने मुड़कर जाने से पहले पुष्टि की। झाओ वेनकाई को नाखुश देखकर वांग चुन ने कुछ चिंता से पूछा, अकाय, क्या हुआ? कुछ नहीं, झाओ वेनकाई ने अपने चेहरे के भावों को ठीक करते हुए कहा, चलिए पहले मेरे चाचा से मिलने चलते हैं। जैसे ही वे दोनों गहन चिकित्सा इकाई के दरवाजे पर पहुंचे, सी चेन और झाओ वेन्यू अपने निर्देश देने के बाद बाहर निकल रहे थे। जाने से पहले उसने लापरवाही से झाओ वेनकाई पर एक नजर डाली। वांग चुन ने पहले तो सी चेन का अभिवादन करना चाहा, लेकिन उसकी जल्दबाजी भरी चाल और उसके काम के घंटों तथा चाचा के वार्ड में होने के कारण व्यक्तिगत बातचीत करना उचित नहीं लगा। अंततः उसने उसे रोका नहीं। झाओ वेन्यू ने झाओ वेनकाई को देखते ही विजयी भाव से कहा, तुम इतनी देर तक खुश नहीं रहोगे। मेरे पिताजी के जागने का इंतजार करो, फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। झाओ वेन्यू अपनी भावनाओं को छिपाने में झाओ वेनकाई जितना माहिर नहीं था और अक्सर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर देता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बुद्धिहीन था। उसके पिता की कार दुर्घटना किसी भी तरह से आकस्मिक नहीं लग रही थी, खासकर तब जब चालक अभी भी फरार था। जैसे ही उसके पिता को होश आया और पुलिस ने दुर्घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया, झाओ वेनकाई के बहाने किसी काम के नहीं रहे। झाओ वेनकाई ने धीरे से हंसते हुए अपनी आंखों में तिरस्कार का भाव दिखाते हुए कहा, अगर तुम कार दुर्घटना के दौरान अनुपस्थित न होते तो मुझे लगता कि तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचा है। इतना कहकर उसने झाओ वेन्यू पर एक बेपरवाह नजर डाली और वार्ड में प्रवेश कर गया। उसे ऐसा करते देख झाओ वेन्यू भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चला गया। झाओ वेन्यू सतर्क थी, मेरे पिताजी के साथ कुछ भी करने की हिम्मत मत करना। झाओ वेनकाई ने उसे नजरअंदाज किया और वेंटिलेटर पर लगे झाओ रोनवेई की ओर देखा, फिर फोंग शियुजिंग से बात करने के लिए मुड़ गए। चाची शियुजिंग, अब जबकि मेरे चाचा ठीक हैं, मुझे कंपनी में वापस जाना होगा। उनकी एक परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है और मुझे उसके प्रबंधन की व्यवस्था करनी होगी। बहुत अच्छा, आप अपना काम करते रहिए। मैं यहाँ हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फोंग शियुजिंग ने तुरंत जवाब दिया। फोंग शियुजिंग से विदा लेते समय वांग चुन ने भी उनका अभिवादन किया। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बाहर निकलते ही दोनों की मुलाकात लिन मान से हो गई। झाओ वेनकाई अचानक रुक गया, क्या आप यहाँ की प्रभारी नर्स हैं? हाँ, लिन मान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे डर था कि वे दोनों कोई गड़बड़ करने आए हैं, इसलिए वह थोड़ी घबरा गई थी। हैरानी की बात यह है कि झाओ वेनकाई ने बाहर निकलने से पहले उसे केवल एक पल के लिए ही देखा। तभी लिन मान को एहसास हुआ कि वह कमरे में मौजूद मरीज के परिवार का सदस्य है और उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वह एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था और निश्चित रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह उकसाने का जोखिम उठा सकती थी। अच्छुन, क्या तुम टोंग हियाओ से मिलने नहीं जा रहे थे? तुम जाओ, मैं डॉक्टर सी से अपने चाचा की हालत के बारे में पूछने जा रहा हूँ। अस्पताल की इमारत से निकलने के बाद झाओ वेनकाई ने वांग चुन को विदा करने का बहाना ढूंढ लिया। मुख्य लॉबी में सी चेन के विभाग के बारे में पूछताछ करने के बाद वह सीधे दूसरी मंजिल की ओर चले गए। विभाग से बाहर आते ही उनकी मुलाकात सी चेन से हुई। उन्होंने हल्के से होंठ बंद करते हुए कहा, डॉक्टर सी, मैं अपने चाचा की हालत के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। आधिकारिक लहजे में सी चेन ने जवाब दिया, सर्जरी सफल रही। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है।
वो 14 खास चीजें तभी करेगा जब वो आपसे बेइंतहा प्यार करता होगा। झाओ वेनकाई ने जब आसपास किसी को नहीं देखा तो अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर सी, मैं जानता हूं कि आपकी क्षमताएं असाधारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझे पहले गलत समझा होगा। मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि क्या मुझे इसे और स्पष्ट करना चाहिए। हम एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर सहयोग कर सकते हैं। श्री झाओ, मुझे खेद है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके साथ कोई लेन देन या व्यापार नहीं कर सकता। सी चेन ने रुककर कहा, साथ ही हमारे अस्पताल में लाए गए घायलों का इलाज करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। झाओ वेनकाई ने सी चेन के अप्रत्यक्ष संदेश को समझ लिया और व्यंग्यपूर्वक कहा, डॉक्टर सी, अत्यधिक ईमानदार होना शायद अच्छी बात नहीं है। आप अभी बहुत युवा हैं और आप यह मान लेते हैं कि कुशल होने का मतलब जीवन में भरपूर अवसर मिलना है। जैसा कि आप जानेंगे, हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ रहस्य होते हैं। जीवन हमेशा सौभाग्यशाली संयोग नहीं देता, और यदि आप उन्हें मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो पछताने का समय आ जाएगा। सी चेन ने झाओ वेनकाई का भाषण शांति से सुना और अंत में भावहीन होकर जवाब दिया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। झाओ वेनकाई को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बातें हो जाने के बाद भी सी चेन उदासीन रहेगा। सी चेन के रवैये को लेकर वह थोड़ा असमंजस में था और उसने फिर से स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। डॉक्टर सी, मैं बातों को घुमा फिराकर कहना पसंद नहीं करता। अगर आपके मन में कोई और विचार या अनुरोध हो तो बेझिझक बताएं। हालांकि मैं पूरे क्योटो पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता, लेकिन मैंने कुछ हद तक सफलता हासिल की है। जब तक संभव होगा मैं आपके अनुरोधों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सी चेन के होंठ कस गए। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, श्री झाओ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक डॉक्टर हूं जो लोगों की जान बचाता है। लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य है और मैं किसी मरीज की जान का सौदा नहीं करूंगा। यही एक डॉक्टर की पेशेवर नैतिकता का मूल मंत्र है। मुझे मरीज की निजी शिकायतों से कोई लेना देना नहीं है। अस्पताल में जो भी आता है, मेरी नज़र में वो सिर्फ मरीज हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। चाहे वो अपराधी ही क्यों न हो, कानून उसे उचित सजा देगा। दोनों पुरुषों की निगाहें मिलीं। सी चेन ने निडरता और निर्भीकता से पलटकर देखा, वहीं झाओ वेनकाई की तीखी निगाहें किसी चाकू की धार की तरह चुभ रही थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद झाओ वेनकाई ने हल्की सी हंसी हंस दी। डॉक्टर सी, चाहे आप दिखावटी सदाचार कर रहे हो या सचमुच नेक हो, मुझे विश्वास है कि आप अंततः बदल जाएंगे। ये केवल समय की बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने प्रारंभिक इरादों पर हमेशा के लिए कायम रह सकता है। अगर कोई ऐसा कर भी लेता है तो केवल इसलिए कि उसके सामने रखा प्रलोभन इतना प्रबल नहीं होता। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, हम फिर मिलेंगे। बोलने के बाद झाओ वेनकाई मुड़ा और इमारत से बाहर निकल गया। जैसा कि उम्मीद थी, वांग चुन को पारिवारिक वार्ड में कोई नहीं मिला। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर टोंग याओ आमतौर पर इस समय मिल्क टी की दुकान पर होती थी। वांग चुन का अनुमान सही था, उस समय टोंग याओ वास्तव में मिल्क टी की दुकान पर ही थी। जैसे ही वह पहुंची, कोई ऐसा व्यक्ति अंदर आ गया जिसे देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। उनकी मुलाकात को इतना लंबा समय बीत चुका था कि युआन कैजेन का वजन काफी कम हो गया था, वह लगभग हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। वह काफी उम्रदराज हो चुकी थी और दुनिया से काफी थकी हुई लग रही थी। टोंग याओ को देखते ही उसने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी और फिर उसके साथ हाल की घटनाओं को साझा किया। वह और सी वेइमिन तलाक की प्रक्रिया में थे। शुरुआत में सी वेइमिन इसके लिए इच्छुक नहीं थे, जिसके कारण मामला लंबा खींच गया। हालांकि जब उन्होंने उसका दृढ़ संकल्प देखा तो उन्होंने अपने बच्चे की हिरासत और संपत्ति के बंटवारे के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इन सब बातों पर चर्चा करते हुए उसने खुद पर ही कटाक्ष किया, याओ याओ, मुझे आखिरकार यह एहसास हो गया है कि कोई रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न लगे, तलाक की बात आते ही सब कुछ स्वार्थों पर आकर टिक जाता है। दूसरा पक्ष अपना असली घिनौना रंग दिखा देता है। प्यार के दिन एक मजाक बनकर रह जाते हैं। भाभी हमेशा उसके आसपास रहती थी और उसका भाई बीमार पड़ा था। कुछ बातों पर सोचने की जरूरत नहीं थी, वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। अगर आप अक्सर नदी किनारे चलते हैं तो आपके जूते कभी न कभी गीले हो ही जाते हैं। जरूर शियाओचेन के पिता को कुछ पता चल गया होगा, जिससे वे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। सी वेइमिन ने अपराधबोध के कारण ही घर छोड़ा होगा। उन्हें शायद इस बात का भी डर रहा होगा कि जब शियाओहुई बड़ी हो जाएगी तो लोग उसके बारे में गपशप करेंगे। संक्षेप में कहें तो दोनों को अपने कार्यों के लिए अपराधबोध हो रहा था।
सभी कारणों और परिणामों पर विचार करने के बाद युआन केजेन को और भी यकीन हो गया कि तलाक का उसका निर्णय सही था। शुक्र है कि वह दृढ़ रही और उसने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी, अन्यथा उसे जीवन भर पछतावा होता। वह जल्द ही विदेश जाएगी और उसे अपने जीवन में फिर कभी ऐसे घृणित व्यक्ति को नहीं देखना पड़ेगा। युआन केजेन पूरी सुबह मिल्क टी की दुकान पर बैठी रही और फिर उन्होंने विदाई के तौर पर टोंग याओ को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि शाम को वांग चुन के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए टोंग याओ ने फ्रेश होने के लिए काम से जल्दी छुट्टी ले ली। उसने जानबूझकर बहुत ज्यादा सजने संवरने वाले कपड़े नहीं पहने, बस थोड़े से फॉर्मल कपड़े पहने, इसलिए वह बहुत ही शालीन लग रही थी। जब सी चेन काम से लौटा तो टोंग याओ ने उसके कपड़े पहले से ही तैयार कर रखे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे वांग चुन के साथ तय किए गए रेस्तरां के लिए निकल पड़े। ये रेस्तरां मध्यम से उच्च श्रेणी का था। इसमें चीनी और पश्चिमी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे जाते थे और उस समय के हिसाब से इसकी आंतरिक सजावट भव्य मानी जाती थी। रेस्टोरेंट में मधुर संगीत बज रहा था और मेहमान धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कोई भी जोर से शोर नहीं मचा रहा था। पुनर्जन्म के बाद टोंग याओ ने पहली बार इतने आलीशान रेस्तरां में भोजन किया था। इससे पहले ली शहर में वह सोचती थी कि इस युग में अधिकांश लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन क्योटो आने के बाद उसकी यह राय बदल गई। क्योटो में धनी लोगों की कोई कमी नहीं थी और स्वाभाविक रूप से उच्च उपभोग वाले स्थानों की भी कोई कमी नहीं थी। अपने पिछले जीवन में दुनिया का काफी हिस्सा देख चुकी टोंग याओ को इस समय इतनी भव्य जगह देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, न ही वह ऐसी डरी हुई दिखी जैसे उसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। वह बस बहुत शांत और सहज थी। आखिरकार 2 बार जीत चुकी होने के कारण यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि सी चेन की प्रतिक्रिया उसके लिए आश्चर्यजनक थी। जहां तक उसे पता था, सी चेन कभी ऐसी जगह नहीं गया था। वह जानती थी कि वह शांत और प्रतिक्रियाहीन था, अपनी भावनाओं को छुपाने की प्रवृत्ति रखता था। लेकिन क्या वह जरूरत से ज्यादा ही शांत स्वभाव का था? टोंग याओ को जितना ज्यादा इसके बारे में सोचने लगी, उतना ही अजीब लगा। उसने ऊपर उसकी ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, आह चेन, क्या तुम पहले कभी इस तरह की जगह पर गए हो? नहीं, सी चेन ने कहा। टोंग याओ ने अपनी आंखें झपकाईं। तो फिर क्या तुम घबरा नहीं रही हो? सी चेन ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं यहाँ एक मित्र से मिलने और रात का खाना खाने आया हूँ, युद्ध के मैदान में नहीं जा रहा हूँ। घबराने की क्या बात है? टोंग याओ, ठीक है फिर। वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। सी चेन जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को तो नई जगह पर होने मात्र से घबराहट नहीं होनी चाहिए थी। इस बारे में सोचे तो जो कोई भी सर्जिकल चाकू से किसी की खोपड़ी का ऑपरेशन कर सकता है, वह जाहिर तौर पर स्थिर होगा, वह घबराएगा क्यों? उसने अनुमान लगाया कि अगर उसकी गर्दन पर चाकू भी रख दिया जाए तो वह सर्जरी खत्म होने के बाद ही प्रतिक्रिया देना शुरू करेगा। माफ कीजिए, क्या आपने यहाँ किसी से मिलने का इंतजाम किया है? एक सुंदर वेट्रेस अचानक पास आए और विनम्रता से पूछा। टोंग याओ ने स्पष्ट स्वर में कहा, हमने मिस वांग से मिलने की व्यवस्था की है। ओह, आप श्रीमती वांग और श्री झाओ के दोस्त हैं? वेट्रेस ने तुरंत कहा, श्रीमती वांग और श्री झाओ आ चुके हैं, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। धन्यवाद। टोंग याओ ने हल्की सी मुस्कान दी। सौभाग्यवश वांग चुन द्वारा रेस्तरां का नाम लेने के तरीके से टोंग याओ ने अंदाजा लगा लिया था कि यह काफी आलीशान जगह होगी। उन्होंने इस अवसर के लिए सुरुचिपूर्ण पोशाकें तैयार की थीं, इसलिए वे यहाँ बेमेल नहीं लग रहे थे। इसके अलावा सी चेन और टोंग याओ दोनों ने ही शालीनता से अपना व्यवहार किया और वे रेस्तरां के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल गए। वांग चुन और झाओ वेनकाई पहले से ही निजी कमरे में बैठे थे। वेट्रेस को टोंग याओ को लाते देख वांग चुन बहुत खुश हुए और तुरंत हंसते हुए खड़े हो गए। याओ याओ, उसकी नज़र सी चेन पर पड़ी और फिर उसने टोंग याओ को आंख मारी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि टोंग याओ ने सी चेन को सुंदर कहा था और उस पर मोहित हो गई थी। ऐसे सुंदर पुरुष वास्तव में दुर्लभ होते हैं। वांग चुन के इरादों को भांपते हुए टोंग याओ ने उसे आंख मारी और परिचय देते हुए कहा, आह चुन, ये सी चेन है, मेरी पिछली कंपनी से। इस बीच टोंग याओ भी झाओ वेनकाई को देख रहे थे। सच कहूं तो उसे लगा कि झाओ वेनकाई के आसपास का आभा मंडल बिल्कुल भी उस व्यक्ति जैसा नहीं था जिसका वर्णन वांग चुन ने किया था। उनसे पहले कि झाओ वेनकाई ने पूरी तरह से धूर्त व्यवहार प्रदर्शित किया, किसी प्रेमी के दिमाग वाले व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति की तरह। टोंग याओ की बातें सुनकर वांग चुन को झाओ वेनकाई का परिचय कराने की याद आई
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, झाओ वेनकाई ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। झाओ वेनकाई ने मुस्कुराते हुए कहा, परिचय की कोई जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर सी से आज ही मिला हूं। मुझे लगता है कि डॉक्टर सी मुझे याद रखेंगे। टोंग याओ, क्या उससे कुछ छूट गया था? सी चेन ने झाओ वेनकाई को भावहीन ढंग से देखा, जाहिर तौर पर उसे वहां देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। श्री झाओ, क्या संयोग है? झाओ वेनकाई मुस्कुराया, बिल्कुल। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब मुझे पता चला कि आप टोंग याओ के पति हैं। शायद यही नियति थी। डॉक्टर, क्या आप सहमत नहीं हैं? हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, झाओ वेनकाई बहुत विनम्र थे। हालांकि किसी कारणवश टोंग याओ को उनकी बातचीत थोड़ी अजीब लगी। टोंग याओ की उलझन देखकर वांग चुन ने जल्दी से अपना गला साफ किया और समझाया, याओ याओ, आज मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां डॉक्टर सी काम करते हैं। डॉक्टर सी मुख्य सर्जन थे। व्यस्तता के कारण हमें उनसे ठीक से परिचय कराने का मौका नहीं मिला। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर सी को बुरा नहीं लगेगा। अंतिम वाक्य सी चेन की ओर संबोधित था। टोंग याओ ने बातचीत जारी रखते हुए पूछा, क्या यह महज एक संयोग था? क्या ऐसा नहीं था? मुझे जानकर आश्चर्य हुआ। वांग चुन को अचानक याद आया कि उसने उन दोनों को बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया था और उसने तुरंत सी चेन और टोंग याओ को बैठने का इशारा किया। झाओ वेनकाई की नजरें हमेशा सी चेन पर टिकी रहती थीं और उनके चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी रहती थी। टोंग याओ को लगा कि उसकी मुस्कान थोड़ी षड्यंत्रकारी थी, मानो वह कोई साजिश रच रहा हो। लेकिन आखिरकार वह वांग चुन का पति था और यह उनकी पहली मुलाकात थी। टोंग याओ को समझ नहीं आ रहा था कि झाओ वेनकाई क्या साजिश रच रहा है। सबके बैठ जाने के बाद झाओ वेनकाई ने वेट्रेस से खाना परोसने को कहा। खास पकवानों का परिचय देने के अलावा उन्होंने और कोई बातचीत नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी पत्नी के साथ किसी दोस्त से मिलने आए हों। हालांकि वांग चुन अपने चाचा की हालत को लेकर चिंतित होने लगी। डॉक्टर सी, क्या आप मुझे मेरे चाचा की हालत के बारे में समझा सकते हैं? टोंग याओ ने भी सी चेन की ओर देखा। ऑपरेशन सफल रहा और अगर वह आज रात बच जाता है तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा, सी चेन ने ईमानदारी से कहा। झाओ वेनकाई के हाथ में शराब का गिलास थोड़ी देर के लिए रुका। उन्होंने आराम से एक घूंट लिया। उनकी आंखों में कुछ हिसाब किताब और खतरे का संकेत झलक रहा था। बहुत बढ़िया। वांग चुन सचमुच खुश लग रही थी। डॉक्टर सी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चाचा कब तक जागेंगे? उसे उम्मीद थी कि चाचा के जागने पर वे झाओ वेन्यू की बेगुनाही साबित कर सकेंगे। सी चेन ने शांत भाव से कहा, उन्हें मस्तिष्क में चोट लगी है और संभावना है कि वे कोमा जैसी स्थिति में चले जाएं। टोंग याओ ने आश्चर्य से सी चेन की ओर देखा। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सफल रहा या नहीं? वांग चुन कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। वह अभी अभी खुश थी, लेकिन पलक झपकते ही उसे यह खबर मिली कि उसके चाचा कोमा में जा सकते हैं। समझ न आने पर कि कैसे प्रतिक्रिया दें, उसने अनजाने में झाओ वेनकाई की ओर देखा। हालांकि जब झाओ वेनकाई ने ये सुना तो उनके चेहरे के भाव कुछ जटिल हो गए। सी चेन ने पहले कहा था कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अब उसने कोमा जैसी स्थिति की संभावना जताई। झाओ वेनकाई सी चेन के इरादों को समझ नहीं पा रहा था और यह स्पष्ट नहीं था कि सी चेन का रुख क्या था। क्या वह दांव बढ़ाने के लिए रहस्यमय व्यवहार कर रहा था या वास्तविकता वैसी ही थी जैसा कि सी चेन ने बताया था? झाओ वेनकाई ने सी चेन को घूर कर देखा। उसके चेहरे के भावों और हाव भावों में से किसी को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर सी, मेरे चाचा के जागने की क्या संभावना है? 50%, सी चेन ने कहा। वह मरीज के रिश्तेदार को डॉक्टर के नजरिए से जवाब दे रहा था। मरीज की हालत वाकई वैसी ही थी और ऐसी कोई बात नहीं थी जो वह न कह सके। 50%। ये सुनकर झाओ वेनकाई मन ही मन व्यंग्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसे लगा था कि सी चेन सचमुच इन सब बातों से ऊपर है, लेकिन असल में वह मामले को और उलझाना चाहता था। शायद इसलिए क्योंकि वह इस तरह की चीजों के संपर्क में नया था और सावधानी बरत रहा था, या इसलिए क्योंकि यह इस तरह की चीजों के साथ उसका पहला अनुभव था और वह किसी नैतिक दुविधा से गुजर रहा था। झाओ वेनकाई ने इस तरह की कई चीजें देखी थीं, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। जब तक पैसा समस्या का समाधान कर सकता है, तब तक वह समस्या नहीं मानी जाती। उसे लोगों के लालच से डर नहीं था, बल्कि उसे इस बात का डर था कि लोग किसी चीज की चाहत ही न रखें। झाओ वेनकाई ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर सी, हम अभी अस्पताल में नहीं हैं, आइए काम से संबंधित मामलों पर बात न करें। उन्होंने बात बदलते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप दोनों घर खरीदने की योजना बना रहे हैं।
मैं कई लोगों को जानता हूं, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो बस बता दीजिएगा। मैं जिस भी तरह से मदद कर सकता हूं, जरूर करूंगा। आखिरकार मेरे चाचा को आपकी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होगी। आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों के बीच तो यही बात लागू होती है, क्या आप सहमत नहीं हैं? डॉक्टर सी झाओ वेनकाई को मदद के लिए आगे आते देख वांग चुन ने तुरंत कहा, डॉक्टर सी याओ याओ, आप लोगों को आवास की समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अकाई कई लोगों को जानता है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। बिल्कुल। झाओ वेनकाई ने अपना वाइन का गिलास पकड़े हुए कुर्सी के पीछे आराम से टेक लगाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। घर की बात तो छोड़ ही दीजिए, डॉक्टर सी को किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में स्थानांतरित कराने में मदद करना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तो डॉक्टर सी को तुरंत निदेशक भी बना सकता हूं। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर सी खुद ऐसा सोचते हैं या नहीं। अगर डॉक्टर सी खुद पर निर्भर रहना चाहते हैं और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते, तो मेरी मदद बेकार हो जाएगी, है ना? झाओ वेनकाई की निगाहें सी चेन पर पड़ी और उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिन्हें केवल सी चेन और वही समझ सकते थे। शुरुआत में टोंग याओ को झाओ वेनकाई की मदद की पेशकश से बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस रात्रिभोज का उद्देश्य आवास की समस्या का समाधान करना भी था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज्यादा सोच रही है या यह उसकी गलतफहमी है, लेकिन उसे लगा कि झाओ वेनकाई की बातें कुछ अजीब थीं, मानो उनमें कुछ और छिपा हुआ था। टोंग याओ की निगाहें दोनों पर टिकी हुई थीं, वह सोच रही थी कि दिन भर में वास्तव में क्या हुआ था। वांग चुन ने भी कुछ बातें भांप ली और चुपके से झाओ वेनकाई के कपड़े खींचते हुए डांटते हुए कहा, अकाई, तुम क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर सी अस्पताल में अच्छा काम कर रहे हैं, वे सक्षम हैं, वे नौकरी क्यों बदलेंगे? फिर उसने तुरंत हंसते हुए कहा, डॉक्टर सी याओ याओ, इसे गंभीरता से न लें, अकाई सिर्फ मजाक कर रहा है। टोंग याओ हल्की हंसी के साथ बोलने ही वाली थी कि तभी उसने सी चेन को सहज लहजे में कहते सुना, अगर यह किसी के अपने ठोस प्रयासों से बना शॉर्टकट है तो स्वाभाविक रूप से यह अच्छा है, लेकिन अगर ये दूसरों पर आधारित है तो भले ही कोई पिरामिड के शिखर पर खड़ा हो, उसे केवल अस्थिरता और डर महसूस होगा। मजबूत नींव के बिना घर गिरने का खतरा रहता है। मुझे लगता है कि मैं जमीनी हकीकत से ज्यादा परिचित हूँ। आखिरकार डॉक्टर होना अन्य पेशों जैसा नहीं है, एक छोटी सी चूक भी जीवन और मृत्यु का मामला हो सकती है। झाओ वेनकाई अचानक हंस पड़े और बोले, डॉक्टर सी वाकई एक ईमानदार व्यक्ति हैं। दोनों के बीच की बातचीत अनौपचारिक लग रही थी, फिर भी उसमें कुछ गहरा अर्थ छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। टोंग याओ चुपचाप झाओ वेनकाई के हाव भाव को देख रही थी और उसे लग रहा था कि यह व्यक्ति रहस्यमय है, जो वांग चुन द्वारा चित्रित छवि से बिल्कुल विपरीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी पत्नियों से बेहद प्यार करने वाले सभी पुरुष जरूरी नहीं कि ईमानदार और स्पष्टवादी हों। चारों ने अपने अपने विचारों में खोए हुए भोजन समाप्त किया। झाओ वेनकाई ने सी चेन और टोंग याओ को घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन सी चेन ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। हालांकि झाओ वेनकाई को आश्चर्य नहीं हुआ, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ वांग चुन के कंधों पर हाथ रख दिया। डॉक्टर सी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैं भले ही कोई महान व्यक्ति न हूं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पत्नी से किए वादे निभाए हैं। आप लोगों को घर के मुद्दे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पूरा करने में आपकी जरूर मदद करूंगा। उनकी बातें सुनकर वांग चुन ने प्रसन्नता भरे भाव से उनकी ओर देखा। लेकिन सी चेन ने कहा, हम श्री झाओ को आवास के मुद्दे से परेशान नहीं करेंगे। हालांकि टोंग याओ सी चेन की बातों से थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने उसके फैसले का सम्मान किया। याओ याओ, क्या तुम लोग सच में घर नहीं खरीदना चाहते? वांग चुन को समझ नहीं आ रहा था कि टोंग याओ ने अचानक हार क्यों मान ली। वांग चुन को ज्यादा सोचने से रोकने के लिए टोंग याओ ने एक विश्वसनीय बहाना बनाया, आपके चाचा उसी अस्पताल में भर्ती हैं जहां आचेन काम करता है और आचेन ही उनका इलाज कर रहा है। अगर आप लोग इस बार घर खरीदने में हमारी मदद करते हैं और दूसरों को पता चल जाता है और अस्पताल में हंगामा मच जाता है, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी स्पष्टीकरण इसे सुलझा नहीं पाएगा। वांग चुन ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब टोंग याओ की बातें सुनकर उसे आखिरकार समझ आ गया। याओ याओ, मैं पर्याप्त विचारशील नहीं थी, मैंने पहले इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। टोंग याओ मुस्कुराई, कोई बात नहीं, अगर हम इस बार घर नहीं खरीद पाए तो अगली खेप का इंतजार करेंगे। चूंकि देश में यह नीति लागू हो गई है, तो भविष्य में निश्चित रूप से और भी घर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, हम पहले से ही पैसे बचा सकते हैं। ठीक है।
सड़क पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, मैं कल तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। टोंग याओ की मदद न कर पाने से वांग चुन थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। जब दोनों वहां से चले गए तो झाओ वेनकाई ने धीरे से वांग चुन के कंधे पर थपथपाते हुए फुसफुसाया, चुन की डॉक्टर सी के अपने विचार हैं, इसलिए हमें उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। जब झाओ वेनकाई ने ये कहा तो उनकी निगाहें उस दिशा में टिकी हुई थी जहां से सी चेन गई थी। वांग चुन ने आह भरते हुए कहा, मैं याओ याओ की मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर सी पहले हमारी मदद करेंगे। अब हम उनकी मदद नहीं कर सकते। याओ याओ का घर इतना छोटा है, अगर इस बार उन्हें घर नहीं मिला तो पता नहीं अगली बार कब मिलेगा। अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के साथ अधिक से अधिक लोग क्योटो की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आवास की मांग बहुत अधिक है। ये व्यावसायिक आवास एक बड़े अवसर की तरह है और क्योटो के साथ साथ अन्य प्रांतों के लोग भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर आपके पास जान पहचान नहीं है तो घर हासिल करने की संभावना लगभग शून्य है। झाओ वेनकाई ने होठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाते हुए दिलासा दिया, कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर सी अपना मन बदल लेते हैं तो मैं किसी भी समय उनकी मदद कर सकता हूँ। मेरे लिए घर का मालिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सच में टोंग याओ की मदद करना चाहते हैं तो आप उनसे निजी तौर पर बात कर सकते हैं। अगर टोंग याओ मान जाती हैं तो आप पहले घर खरीद लें और फिर डॉक्टर सी को बता दें। बिल्कुल नहीं, वांग चुन ने तुरंत सिर हिलाकर उनके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर सी एक काबिल डॉक्टर हैं। अगर इन मामलों से उनके करियर पर असर पड़ा तो क्या होगा? ये तो ऐसा होगा जैसे हम उनकी मदद करने के बजाय उनके प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। हमें उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता है और वह सी चेन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर हंगामा करता है तो सी चेन का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। किसी को घर के चक्कर में अपने भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह टोंग याओ की मदद करना चाहती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। फिलहाल टोंग याओ की मिल्क टी की दुकान से अच्छी कमाई हो रही है। अगर वे पैसे बचाते रहे तो भविष्य में घर खरीदना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं आपकी बात मान लूंगा। झाओ वेनकाई ने इस मामले पर जोर नहीं दिया, मानो अभी अभी कहे गए उनके शब्द केवल अपनी पत्नी को खुश करने के लिए थे। उन्होंने पहले वांग चुन को घर भेजा, फिर अपने चाचा से मिलने अस्पताल गए। भोजनालय रिहायशी इलाके से ज्यादा दूर नहीं था, बस आधे घंटे की पैदल दूरी पर। शाम के सिर्फ 8 बजे थे और दोनों इत्मीनान से टहलते हुए घर लौट आए। कुछ देर बाद टोंग याओ ने बात कर रुख झाओ वेनकाई की ओर मोड़ दिया। वह उलझन में थी, मुझे लगता है कि झाओ वेनकाई की बातों में कुछ और भी छिपा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह पहेलियों में बात कर रहा हो। क्या अस्पताल में आपका उससे कोई अप्रिय सामना हुआ था? तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो सी चेन द्वारा झाओ वेनकाई के चाचा की सर्जरी सफल रही। इसलिए भले ही झाओ वेनकाई ने सी चेन को धन्यवाद न दिया हो, उन्हें इस तरह के अजीब लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं लगता कि वह उन्हें नीचा दिखा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह सी चेन के आत्म धार्मिक रवैये पर व्यंग्य कर रहा था। सी चेन ने टोंग याओ का हाथ थाम लिया, अपनी उंगलियों को धीरे से उसकी हथेली पर फेरते हुए आगे देखते हुए धीरे से कहा, चाचा, झाओ वेनकाई की कार दुर्घटना शायद कोई दुर्घटना नहीं थी। वह मुझसे कुछ करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी इच्छा को अनसुना कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, या शायद वह इस दुर्घटना को जानबूझकर की गई दुर्घटना में बदलना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर बिजली गिर गई हो और वह झंझना रही हो। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, जब मैंने पहली बार झाओ वेनकाई को देखा तो मुझे लगा कि वह बहुत चतुर और धूर्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्दयी होगा कि अपराध करने की हिम्मत भी करेगा। वांग चुन के मासूम और दयालु चेहरे के बारे में सोचते हुए टोंग याओ को अचानक उसके लिए दिल में दर्द महसूस हुआ कि उसके लिए हर दिन एक भेड़िए के साथ रहना कितना खतरनाक था। फिर उसे वांग चुन का झाओ वेनकाई के प्रति गहरा प्यार याद आया और टोंग याओ को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह अब वांग चुन के सामने सबूत पेश भी करे तो भी वांग चुन शायद उस पर विश्वास न करे। वांग चुन की तुलना में उससे सबसे ज्यादा चिंता सी चेन की थी। तुमने उसकी मदद नहीं की और अब तुमने उसके द्वारा बढ़ाए गए सुलह के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। क्या वह तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा या अपने चाचा को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं लेगा? अगर ऐसा है तो क्या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए? आखिरकार ये जीवन और मृत्यु का मामला है।
सी चेन ने माथे पर शिकन डालकर सोचा और फिर विश्लेषण किया, शायद उसने अभी तक अस्पताल से संपर्क नहीं किया है, वरना वह मेरी मदद नहीं मांगता। झाओ वेन्यू कुछ अजीब महसूस करने के बाद से सतर्क है। झाओ वेनकाई बहुत सावधान व्यक्ति है। जब तक झाओ रोनवेई बेहोश है, वह शायद खुद को जोखिम में नहीं डालेगा। टोंग याओ ने राहत की सांस ली, फिर झुंझलाहट में अपना माथा पीटते हुए बोली, आखिरकार एक अच्छी दोस्त मिली, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परेशानी वाली घटना घटेगी। सच में सिरदर्द हो रहा है। सी चेन ने तोंग याओ को दिलासा देने के लिए धीरे से उसका हाथ चुटकी भरते हुए कहा, वांग चुन से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन याद रखना कि झाओ वेनकाई के साथ ज्यादा मेलजोल मत रखना। वह बहुत चालाक है। उसके चाचा से जुड़ी घटनाओं से पता चलता है कि वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी सोच हमसे अलग है, इसलिए उससे कम से कम संपर्क रखना ही बेहतर है। साथ ही थोड़े से फायदे के लिए अपने उसूलों के खिलाफ मत जाना। टोंग याओ जानती थी कि सी चेन उसे ही इशारा कर रहा है, इसलिए वह शरारती मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत करो। हालांकि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन मैं जानती हूं कि इसे कमाने का एक सही तरीका होता है। मैं थोड़े से फायदे के लिए कोई अनैतिक काम नहीं करूंगी। भविष्य में सी चेन एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बनेगी और वह अपने कारण सी चेन की संभावनाओं को बर्बाद नहीं करेगी। जाहिर है वो जाओ वेनकाई की वजह से वांग चुन के साथ घूमना फिरना बंद नहीं करेगी। बस जाओ वेनकाई से दूर रहो। आखिरकार झाओ रोनवेई के मामले को छोड़कर शायद झाओ वेनकाई के साथ उनका कोई और संबंध नहीं होता। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे और जल्द ही रिहायशी क्वार्टर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। टोंग याओ और सी चेन सी बोई के पूर्णिमा के शराब समारोह के लिए पैसे की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक सड़क के किनारे से एक व्यक्ति निकला, जिससे टोंग याओ डर गई। उसी समय सी चेन ने टोंग याओ को अपने पीछे छिपा लिया और सड़क के किनारे से भागने वाले व्यक्ति पर पैनी नजर रखने लगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि वह कौन है, दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। सोंग्यू। टोंग याओ ने सी चेन के पीछे से झांक कर देखा और उस व्यक्ति को देखा जो भिखारी की तरह मैला दिख रहा था। तुम्हें क्या हुआ? उसके सामने खड़ा सोंग्यू बेहद मैला कुचैला था, उसका चेहरा मैला था और कपड़े फटे पुराने थे। वह किसी सड़क के भिखारी से कम नहीं लग रहा था। टोंग याओ उसे लगभग पहचान ही नहीं पाया। भाभी, भाई, सोंग्यू मानो खुद को पीड़ित समझते हुए बोलते ही एक बूढ़ी औरत की तरह रोने लगा। टोंग याओ इस दृश्य को देखकर सचमुच हैरान रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। सी चेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। यह आवासीय परिसर का प्रवेश द्वार है, जहां लोग लगातार आते जाते रहते हैं और अस्पताल के सभी जाने पहचाने चेहरे यहां मौजूद हैं। यहां बातचीत करना उचित नहीं है। सी चेन के ऊपर जाने के निमंत्रण को सुनकर सोंग्यू ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उन दोनों के पीछे पीछे चल दिया। ऊपर पहुंचते ही टोंग याओ ने दोपहर के खाने के बचे हुए चावलों से फ्राइड राइस बना लिया। परोसते ही सोंग्यू उसे ऐसे खाने लगा जैसे उसने कभी कुछ खाया ही न हो, और झटपट एक कटोरी चावल खत्म कर दिया। वह खांस रहा था और डकार ले रहा था, लेकिन उसने कटोरा उठाया, शर्माया और पूछा, भाभी क्या और है? कोई चारा न देखकर टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने बचे हुए सारे चावल तल दिए हैं। अगर आपको अभी भी भूख लगी है तो कुछ चीनी के केक खा लीजिए। मेरी माँ के तले हुए चीनी के केक अभी भी कुछ बचे हैं। सोंग्यू ने तुरंत कहा, शुगर केक ठीक है। ये सुनकर टोंग याओ रसोई में वापस गई और चीनी के केक ले आई। जब तक उसने कई चीनी के केक खा लिए और एक बड़ा कटोरा पानी पी लिया, तब तक टोंग याओ ने देखा कि उसका खाना लगभग खत्म हो चुका है और अंत में उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? शियाओहुई कहाँ है? शियाओहुई का जिक्र सुनते ही सोंग्यू गुस्से से भड़क उठा और चिढ़ गया। वो एक कड़वी औरत की तरह शिकायत करने लगा, भाभी, भाई, मैं आपको परेशान करने नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शियाओहुई बदल गई है। वह मुझे काबिल न समझकर मुझसे नफरत करती है और तलाक के लिए जिद करती रहती है। मैं तलाक नहीं चाहता, इसलिए वह मुझे मारती पीटती है। मैंने उसे एक बार धक्का दिया तो वह रोते हुए मेरे देवर के पास भाग गई, जिसने कुछ आदमियों को बुलाकर मुझे पीटा और फिर घर से निकाल दिया। मेरे किराए के मकान का किराया खत्म हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं घर वापस नहीं जा सकता। मैं 5 दिनों से सड़कों पर भटक रहा हूं और आज सुबह भूख से बेहोश भी हो गया। मेरे पास आपके पास आने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अंत में सोंग्यू फूट फूट कर रोने लगा। भले ही वह एक साधारण परिवार से आया था, उसने कभी ऐसी पीड़ा नहीं देखी थी।
इसके अलावा इतने लंबे समय तक आरामदायक जीवन जीने के बाद अचानक खुद को सड़कों पर बेसहारा पाना ऐसी बात थी जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था। बिना नौकरी, पत्नी और एक पैसा भी उसके पास न होने के कारण अनजान शहर की सड़कों पर अकेले भटकते हुए सोंग यू को सुअर के बारे में वध की प्रतीक्षा कर रहे सुअरों से भी अधिक दयनीय महसूस हो रहा था। सी चेन के सख्त चेहरे को देखकर टोंग याओ ने आगे पूछा, क्या लिन मान ने तुम दोनों को नौकरी नहीं दिलवाई? फिर अचानक शियाओ हुई को नौकरी न होने पर तुमसे इतनी नफरत क्यों होने लगी? उसके बारे में बात भी मत करो। उसी की वजह से शियाओ हुई इतनी जल्दी बदल गई। लिन मान का नाम लेते ही सोंग यू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नाक से निकले पानी और आंसुओं को अपने जूते पर पोंछा और दांत पीसते हुए कहा, जब से शियाओ हुई उससे मिली है वह अक्सर उसे आलीशान जगहों पर ले जाती है और मेकअप करना सिखाती है और हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझती है। उसने हमें जो काम सिखाया वह बहुत कठिन था और मजदूरी तो बस बुनियादी जरूरतों के लिए ही काफी थी। शियाओ हुई के फिजूल खर्चों का खर्च उठाना तो दूर की बात है। इस बिंदु पर सोंग यू की आवाज धीमी हो गई। धीरे धीरे शियाओ हुई शिकायत करने लगी कि मेरी कमाई पर्याप्त नहीं है। वह दिन भर मुझे परेशान करती रही और मेरे पास नौकरी बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दुर्भाग्य से केवल 2 दिनों के बाद ही मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लिन मान ने भी हमसे बात करना बंद कर दिया। हालात और भी बदतर हो गए जब शियाओ हुई के चाचा ने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद शियाओ हुई से मिलने जुलने शुरू कर दिए और उसे पैसों से खूब लाड़ प्यार करने लगे। शियाओ हुई, जो अब खुद को राजकुमारी समझने लगी थी, मुझे नीचा दिखाने लगी, मेरा अपमान करने लगी और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे मैं किसी काम की नहीं, जिसके परिणामस्वरूप वह घटना घटी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सोंग यू धीमी आवाज में अस्पष्ट और असंगत ढंग से बोल रही थी। फिर भी टोंग याओ स्थिति को काफी हद तक समझ गई थी कि क्योटो में शियाओ हुई की महत्वाकांक्षा और विलासितापूर्ण जीवनशैली ही सोंग यू को नापसंद करने का कारण थी, जो उसे अपर्याप्त प्रतीत होती थी। सी वेइमिन ने युआन कैजेन को तलाक दे दिया और बच्चा युआन कैजेन को सौंप दिया गया। पुत्र के न होने के कारण वह अनिवार्य रूप से अपनी बेटी के पास लौट आया और ये देखकर कि उसे ऐसे पति से शादी करने का पछतावा है, उसने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने दामाद को बदल दिया। जहां तक लिन मान द्वारा सोंग यू और शियाओ हुई को नजरअंदाज करने की बात है, तो संभवतः इसका कारण ये था कि उसे एहसास हो गया था कि वह शियाओ हुई के माध्यम से सी चेन के करीब नहीं पहुंच सकती। उसने वह योजना छोड़ दी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो सोंग यू के अलावा, जिसे असल में बलि का बकरा बनाया गया, किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ। टोंग याओ ने एक बार फिर सी चेन की ओर देखा, जो गंभीर भाव से चुप था, और सोंग यू से पूछा, तो अब तुम्हारी क्या योजना है? सोंग यू ने भी सी चेन की ओर देखा और कोई झुंझलाहट न देखकर हिचकिचाते हुए कहा, जब तक शियाओ हुई तलाक के लिए अर्जी नहीं देती, वह मेरी पत्नी बनी रहेगी। चूंकि वह क्योटो में है, इसलिए मैं भी घर नहीं लौटूंगा। अगर पूरे गांव को पता चल गया है कि मैं शादीशुदा हूं और अब मैं अकेले लौटता हूं, तो क्या मैं हंसी का पात्र नहीं बन जाऊंगा? टोंग याओ, क्या बिना पैसे के और घर जाने की अनिच्छा के कारण वह क्योटो में भीख मांगने की योजना बना रहा है? सोंग यू के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं था, इसलिए टोंग याओ ने सलाह देने से परहेज किया और सीधे सी चेन की प्रतिक्रिया की ओर देखा। टोंग याओ की निगाहें मिलते ही सी चेन ने भौहें चढ़ाकर सख्ती से कहा, जब तुम पहली बार क्योटो आई थी, तब मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम घर लौटना चाहती हो तो मैं ट्रेन का टिकट खरीद दूंगा। अगर नहीं तो क्योटो में खुद ही गुजारा करने का तरीका ढूंढ लो। उसका तर्क काफी सीधा था। अगर सोंग यूली शहर वापस जाने का इरादा नहीं रखती तो सी चेन कोई सहायता नहीं करेगा। लेकिन अगर सोंग यू घर लौटने का फैसला करती है तो सी चेन उनके साझा मूल को देखते हुए सोंग यू के लिए वापसी का टिकट खरीद देगा। सोंग यू को इस परिणाम का पूर्वाभास था, लेकिन सी चेन से सीधे ये सुनकर वह निराश हो गया। वह रोते हुए बोला, भाई, अगर आप और मेरी भाभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं सचमुच बेघर हो जाऊंगा। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे नौकरी ढूंढने में मदद कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। मैं कोई भी कठिन या थका देने वाला काम करने को तैयार हूं। इससे पहले कि सी चेन कुछ कह पाता, उसने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, भाई, मैं कसम खाता हूं, मुझे सचमुच नौकरी की जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। इस बार मुझे समझ आ गया है कि अगर कोई आदमी गरीब और निकम्मा हो तो उसकी पत्नी भी उसे नीचा समझती है। मैं अपने हाथों से पैसे कमाऊंगा और क्योटो में रहूंगा ताकि शियाओ हुई को दिखा सकूं कि मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं। क्योटो में रहने के दौरान उन्होंने ऐशो आराम का स्वाद चखा था।
अब एक आवारा की तरह जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल महिलाओं पर निर्भर नहीं रह सकते, यह उनके पौरुष को ठेस पहुंचाता था। अगर उसे अपनी प्रतिष्ठा वापस पानी थी तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और पैसे कमाने होंगे। सोंग यू की दृढ़ आंखों को देखते हुए सी चेन ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम क्योटो में रहना चाहती हो तो दूसरों पर निर्भर रहने के बारे में सोचना बंद कर दो। सोंग यू व्यथित लग रही थी। मैं जानती हूं कि मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती, लेकिन अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं खाना भी नहीं खरीद सकती और मेरा गुजारा नामुमकिन है। भाई भाभी, अगर मैं इतनी मजबूर न होती तो आपके पास नहीं आती। कुछ देर सोचने के बाद उसने बेशर्मी से कहा, भाई क्या आप मुझे 20 युआन उधार दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि 3 महीने में लौटा दूंगा। दरअसल क्योटो में अपने समय के दौरान सोंग यू ने पाया कि ली शहर के विपरीत, जहां नौकरियों के लिए संदर्भों की आवश्यकता होती थी, यहां कोई भी मेहनती व्यक्ति काम पा सकता था। उसने देखा कि एक कारखाने में आटे की बोरियां ढोने का काम उपलब्ध था और वेतन भी ठीक ठाक था। हालांकि वहां भोजन या रहने की व्यवस्था नहीं थी और शारीरिक श्रम की आवश्यकता थी, जो वह खाली पेट नहीं कर सकता था। जहां तक सोने की बात है, वह किसी पुल के नीचे तो गुजारा कर सकता था, लेकिन पुल के नीचे भोजन की समस्या का समाधान वह नहीं कर सकता था। सोंग यू वास्तव में क्योटो में रहकर काम करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सी चेन उसे यह मौका देगा या नहीं। इसलिए वह केवल आशा भरी निगाहों से सी चेन को देखता रह गया। मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रात के लिए होटल का इंतजाम कर दूंगा। तुम घर लौटना चाहो या क्योटो में रुकना चाहो, यह फैसला तुम्हारा है। ये कहकर सी चेन खड़ा हो गया, जिससे साफ संकेत मिला कि उनकी मुलाकात खत्म हो गई है। सी चेन के दृढ़ रुख को देखकर और यह जानते हुए कि आगे की चर्चा व्यर्थ है, सोंग यू ने आंसू भरी आंखों से उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद भाई।